Yeah. So I think everything is good now. चलो, तो सर आज पॉलिटी पढ़ने वाले हम लोग। पॉलिटी में हमारा यूनियन एंड टेरिटरी कंप्लीट हो गया था। मैंने एमसीक्यू वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा दिया। आई होप आप लोग इधर उधर से क्वेश्चन अगर बना रहे होंगे तो बन रहा होगा। अगर जीवन में ऐसा मतलब इतना टाइम है आप लोगों के पास कि आप एमसीक्यू वगैरह पे इन्वेस्ट कर सकें या फिर कुछ और स्टफ उस चीज में ऐड ऑन कर सकें, अगर जीवन में इतना टाइम है तो ही आप लोग कर सकते हैं सर। ठीक है। और एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करते रहें। हर एमसीक्यू के साथ गलतियां करेंगे आप और गलतियों से सीखेंगे तो एक नया चीज मिलेगा आपको। ठीक है सर। चलो, फिर से वही बात आ जाता है कि हम लोग आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हमारा कंप्लीट हुआ था सर यूटी, यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे सर भाग दो, पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप। नागरिकता पढ़ेंगे सर, नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नागरिकता? नागरिकता का मतलब क्या होता है और ये इसका जरूरत क्यों पड़ा? इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा भारत है। ठीक है। लेट इट बी आज का ही भारत है। ठीक है। लेट इट बी कि मुझे इंडिया से जाना है यूएसए। मुझे इंडिया से यूएसए जाना है उड़ के। मैं इंडिया से गया यूएसए। यूएसए में मैं लैंड किया। लैंड करने के बाद मैंने कोई क्राइम कर दिया वहां पे। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मैं गया वहां पे, क्राइम कर दिया, रॉबरी कर दिया सर वहां पे। मान लो कि एकदम 50 करोड़ का एकदम रॉबरी कर दिया, पूरा छीना झपटी, पूरा बैंक लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है। अब मान लो यूएसए के गवर्नमेंट को मेरे ऊपर अगर केस फाइल करना है तो यूएसए की गवर्नमेंट क्या बोलेगी? मैं कहां से हूं? मैं यूएसए का तो नहीं हूं, पर मैं कहां से हूं? ये बताना जरा आप ही लोग। मैं इंडिया से हूं। सर बहुत हार्ड क्वेश्चन था, इसीलिए हम लोग सोच में पड़ गए। तो सर मैं इंडिया से हूं नाउ। अगर मैं इंडिया से हूं तो मेरे पास कोई प्रमाण होगा ना भाई साहब? मेरे पास कोई सर्टिफिकेट होगा ना कि हाँ ये देखो मेरा कागज, दिस इज माई कागज, मैं इंडिया से हूं। सर यहाँ पे जरूरत पड़ता है सिटीजनशिप का। यहाँ पे जरूरत पड़ता है सर नागरिकता का। दिस इज वन ऑफ द केसेस। दिस इज वन ऑफ द केस स्टडीज। दिस इज द वन ऑफ द केस स्टडीज। ओके। दिस इज द वन ऑफ द केस स्टडीज। समझे हम? ये एक केस स्टडी, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है सर। भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद हमेशा नागरिकता के लिए अलग अलग कानून लाता है। तो सर हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है नागरिकता के बारे में, ये देखना है हमें। नागरिकता कैसे? सर मेरा तो जन्म, मेरे को आज तक नहीं बताया किसी ने कि मैं नागरिक हूं यहाँ का। किसी ने नहीं बताया। किसी ने, मेरे पास प्रूफ क्या है सर? मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसमें लिखा हुआ है कि दिस दिस पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन। कोई कोई प्रूफ नहीं है सर मेरे पास। क्या क्या एविडेंसेस चाहिए नागरिकता प्रूफ करने के लिए? ठीक है। हम लोग उस चीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम लोग बहुत ही वाइडली पूरा एस्पेक्ट को समझने का कोशिश करेंगे। किसी ने ये चीज ऑलरेडी पढ़ा होगा तो भाई साहब मुझे जज ना करें अगर मैं कहीं पे गलती कर दूं तो। ठीक है। सबसे पहला चीज। और अपने नॉलेज को इनहेंस करने का कोशिश करें। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। चलो सुनिएगा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं सर। सिटीजनशिप, नागरिकता। तो ये हमारा जो बुक था, याद है एक बुक दिखाया था मैंने संविधान का? वो संविधान का सेकंड चैप्टर में सर, पार्ट टू, भाग दो। तो सबसे पहला चीज एग्जाम में पूछता है कि भारत में नागरिकता या फिर सिटीजनशिप के बारे में किस भाग में बात किया गया है? तो सर भाग दो, सेकंड पार्ट, पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है सर, वेरी गुड। सर नागरिकता, सिटीजनशिप, ये जो चीज है ना, इसे हम दो दो तरीकों से डिफाइन करते हैं या फिर दो तरीकों से पढ़ते हैं या फिर दो तरीकों से नागरिकता दिया जाता है किसी को। सर क्या है ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं समझ में आ रहा है तो सुनना ध्यान से। सर हम सभी को पता है कि 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। हमारा देश जो था वो ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने एक नीड समझा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का कि हमारे देश में एक लिखित संविधान होना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी फॉर्म किया गया और उस कमेटी को वो काम दिया गया कि भैया ये आपका काम है, ये काम है आपका और आप संविधान लिखें। ठीक है। 1950 में संविधान लिख के कंप्लीट हुआ। ठीक है। आई मीन इन्फोर्स हो गया।
लिख के कंप्लेन 49 में हो गया था और 1950 में इन्फोर्स हो गया था सर 26 जनवरी को। ठीक है, अब बताओ 1947 में क्या हुआ सर? 1947 में आपको पता होगा पार्टीशन हुआ, वेस्ट पाकिस्तान बना और ईस्ट पाकिस्तान बना। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान बना। नाउ इस वक्त एक नीड समझा गया सर कि भारत के कुछ लोग इंडिया से चले गए पाकिस्तान, वेस्ट वाले, भारत से कुछ लोग चले गए ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के कुछ लोग आगे भारत, वेस्ट पाकिस्तान के कुछ लोग आगे भारत। नाउ जो लोग भारत में हैं इनको नागरिकता कैसे दिया जाए? मैं 1950s की बात कर रहा हूं, मैं 1950s की बात कर रहा हूं कि 1950 के वक्त जब हमारा संविधान लागू हुआ। सर लागू कब हुआ हमारा संविधान? तो याद रखिएगा हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 और इसीलिए हम लोग उस दिन क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ट्रू या फॉल्स? सर रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे मनाते हैं सर। ठीक है, तो 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है उस वक्त एक एक इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि यार नागरिकता कैसे दी जाए। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो है वो हमारे देश में दो तरीके से चर्चा किया जाता है सिटीजनशिप के बारे में। एक 26 जनवरी 1950 के पहले या फिर इस दिन तक, या फिर इस दिन के पहले अगर कोई बंदा भारत आया हुआ है तो उसको कैसे सिटीजनशिप दिया जाएगा? कैसे सिटीजनशिप दिया जाएगा? नेक्स्ट, आफ्टर दी, ये जो डेट है ना, इस डेट को बोलते हैं, ये जो डेट है इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इस डेट को हम लोग कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कमिटमेंट मतलब किस दिन लागू हुआ है, बस इतना समझो, किस दिन लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब सर 26 जनवरी 1950 से पहले या फिर उस दिन तक भारत में जो जो लोग आए हैं, माइग्रेट करके आए हैं, या फिर भारत से लोग गए हैं, या फिर भारत में जो रहते ही हैं, पहले से ही रहते थे, अभी भी रहते हैं, उन लोगों को कैसे नागरिकता दिया जाए उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोग का जन्म 1990s में हुआ होगा मैक्सिमम, सबका 1990s में हुआ होगा। ठीक है, सबका जन्म 1990s में हुआ होगा। मैं तो सर मैंने जन्म लिया और बिहार झारखंड अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे अभी क्लासेस कर रहे हैं उनका 1990s में या फिर 2000 के लमसम बर्थ हुआ होगा। नेक्स्ट, मैंने क्या बोला सर, हमारे देश में जो नागरिकता है वो नागरिकता बात करता है दो तरीके से। एक उन लोगों के लिए बात करता है जो कि 26 जनवरी 1950 तक भारत में रह रहे थे या फिर माइग्रेट होकर आ रहे थे, उनके बारे में नागरिकता के लिए बात किया गया है। और ये नागरिकता के में कहां बात किया गया सर? ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इनके बारे में कि 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में आने वाले जितने लोग हैं उनको कैसे नागरिकता दिए जाए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन सर हमारे बारे में तो कहां लिखा हुआ है? मेरा जन्म हुआ है 1990s के बाद, तो उसके बारे में तो संविधान में लिखा ही नहीं है। हाँ सर, नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये बोला गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी नागरिकता का कानून है वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगा, वो पार्लियामेंट बनाएगा। तो सर हमारे देश में जो नागरिकता है वो दो तरीकों से बात की जाती है, उसके बारे में दो तरीके से बात की जाती है। एक, 26 जनवरी 1950 के पहले जो लोग भारत आ चुके हैं या फिर जो लोग भारत, जिसका जन्म हुआ है भारत में, जो कि भारत में पहले से रह रहे थे, ब्रिटिश इंडिया में रह रहे थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी भारत में रुक गए, उनको कैसे दिया जाएगा सिटीजनशिप? ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है सर। और किस भाग में लिखा हुआ है सर? पार्ट 2 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? लेकिन सर मेरा जन्म तो 1950 के बाद हुआ है, फिर मैं नागरिक हूं कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये रूल कौन बनाएगा? कहां से पता चलेगा? सर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट विल फॉर्म, पार्लियामेंट विल फ्रेम सर्टेन लॉज अकॉर्डिंग टू विच द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन विल बी डिसाइडेड। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ में आया सभी को कि सर हमारा जो संविधान है वो सिर्फ और सिर्फ 1950 के पहले का सिटीजनशिप कैसे दिया जाए उसके ऊपर बात करता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर भाग 2 के बारे में आप बात कर रहे थे, भाग 2 के बारे में हम बात कर रहे थे। सर कितने से कितने अनुच्छेद हैं इसमें? तो याद रखिएगा इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है इसमें। ठीक है, समझ में आया कि आपको? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है इसमें, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। चलो, तो धीरे धीरे हम लोग सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जैसे हमने यूनियन एंड स्ट्रेटेजी में किया था, कि धीरे धीरे हम लोग कंक्लूड करेंगे चीजों को। 5 से लेके हम लोग जाएंगे 11 तक। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं सर आज के क्लास को। सर क्लास स्टार्ट पहले हो गया था, अब मेन टॉपिक डिसाइड करेंगे। तो सर पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किस चीज के बारे में बात करता है, सुनना ध्यान से, कि एक सिटीजन, भारत का सिटीजन कौन होगा? भारत का सिटीजन वही होगा जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के वक्त, कमेंसमेंट का मतलब मैंने बताया ना आपको, जिस दिन लागू हुआ था, जिस दिन लागू हुआ था उस दिन एग्जाम में ये पूछा भी जाता है और फिर बैठे रहते हैं सब, अरे ये कमिटमेंट का मतलब, कमिटमेंट वर्ड का मतलब क्या है, फिर बैठे रहते हैं। तो भैया ये बैठे नहीं रहना उस वक्त, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भारत को अडॉप्ट किया गया था सर किसी दूसरे डेट में। कब अडॉप्ट किया गया था, कोई बताएगा क्या? भारत का संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था, एक्सेप्ट कब किया गया था, कोई बताएगा क्या वो डेट? किस दिन भारत का संविधान अडॉप्ट हुआ था? अंगीकृत बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, अंगीकृत कब किया गया था? अगर आप लोग डेट भी मतलब ईयर भी बता दे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो सर 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 इस दिन को अंगीकृत किया गया था सर, इस दिन अडॉप्ट किया गया था। अंगीकृत, क्या मैं सही बोल रहा हूँ हिंदी माध्यम वाले? ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और यही डेट जो है, इसी डेट को हम लोग कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कभी भी वन लाइनर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर बैठे नहीं रहिएगा, क्योंकि आपको उसका मतलब पता है। ठीक है, चलो। तो सर आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 बात करता है उन लोगों के बारे में जो कि भारत में रुक गए, जो कि ब्रिटिश इंडिया से पहले भारत में ही रह रहे थे। जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस वक्त भी वो भारत में रह रहे थे, जब ब्रिटिशर्स चला गया उस वक्त भी वो भारत में रह रहे थे, उनके बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 5। ठीक है, नेक्स्ट। आर्टिकल 5 पढ़ने से पहले हम लोग एक 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 चीज पढ़ेंगे। अच्छा, ভালো কইরা বাঁচাও গো তারা। चलो सर, दिस इज हमारा प्यारा भारत। चलो, आप लोग का कोई रिलेटिव में ऐसा है जिनका जन्म हुआ है आपके होम टाउन में या फिर होम स्टेट में, और रहते हैं आजकल वो कहीं बाहर है, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं? कोई भी ऐसा है आपके फैमिली में? सर बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। आप गिनवा लो हमसे, बहुत सारे हैं। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे रिलेशन में कोई है, ठीक है, एक्स वाई जेड, मेरे एक्स वाई जेड, वाओ, ये कौन सा रिलेशन होता है, बहुत खतरनाक रिलेशन होता है। मेरे एक्स वाई जेड कोई है जिनका जन्म हुआ है झारखंड में, लेकिन वो आजकल बेंगलोर में रह रहे हैं, आजकल वो बेंगलोर में रह रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात मैं पूछूंगा पूछूंगा आपसे कि ये रेसिडेंट या फिर डोमिसाइल कहाँ का मिलेगा इनको? जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो झारखंड का मिलेगा इनको या फिर बेंगलोर का होगा इनके पास? या फिर झारखंड का इनके पास डोमिसाइल होगा, बेंगलोर का होगा, या फिर सर दोनों जगह का होगा, या फिर दोनों जगह का होगा? क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लेने दो मेरे भाई, मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दूंगा आप लोग को, पहले ही लग जाते हैं। अरे मैं आंसर दूंगा। कोई ऐसा इंसान जिसको लगता है कि दोनों जगह मिलेगा? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है दोनों दोनों जगह लगेगा? डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब सब कुछ समझते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं हिंदी में डोमिसाइल को? जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यार उसको? आवासीय, आवासीय, आवासीय। ठीक है, आवासीय जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वंशावली कुछ अलग होता है मेरे भाई, वो आपका खतियान वगैरह में होता है। आवासीय जो होता है सर, आवासीय कहाँ का हुआ होगा? आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो उनको कहाँ पर मिलेगा? डोमिसाइल जो है वो उनको कहाँ का मिलेगा? झारखंड का उनके पास होगा कि बैंगलोर का होगा, या फिर दोनों जगह होगा? तो सर जीवन में याद रखेंगे आप, डोमिसाइल तो सर एक ही जगह का होगा, डोमिसाइल तो एक ही जगह का होगा सर। ठीक है, कोई एक से ज्यादा जगह का डोमिसाइल नहीं हो सकता। आप रह सकते हैं पूरे भारत में, कहीं भी रहो आप, कहीं भी रहो आप, डोमिसाइल तो एक जगह का होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन तो हटा दो, दोनों जगह का तो डोमिसाइल नहीं बनेगा सर। या तो आप झारखंड का डोमिसाइल बनाएंगे या तो बैंगलोर का डोमिसाइल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज। नेक्स्ट सर,
आपका आपका रिलेशन, आपका जो आपके फादर साहब कहाँ रहते थे सर? झारखंड में रहते थे। आपके फादर के फादर कौन रहते थे सर? झारखंड में रहते थे। सर आपके फादर के फादर फादर कहाँ रहते थे सर? झारखंड में। सर आपका पढ़ाई सब कुछ कहाँ से हुआ है सर? झारखंड से हुआ है। सर आपका मूल निवासी, आप जो मूल निवासी हैं वो कहाँ के हैं सर? झारखंड के हैं। सर आपको डोमिसाइल किसका मिलेगा? झारखंड का मिलेगा। सर आपने देखा होगा कभी ना कभी कि बाहर में कोई भी रहता है और अगर उसका कोई अच्छा जॉब लगे और उसका जॉब के लिए अगर डोमिसाइल का जरूरत होता है तो क्या वो बैंगलोर का ऑफिस में जाता है डोमिसाइल बनवाने की? वो फोन करता, पापा डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, हमको चाहिए। सुने ना भाई साहब आप लोग? मतलब सर सोचने वाली ये बात है कि आप रेसिडेंट कहीं के भी हो सकते हैं, आप किसी भी राज्य के रेसिडेंट हो सकते हैं सर, आप वहां पे रह सकते हैं, आप रह लो वहां पे, लेकिन डोमिसाइल जो है वो सिर्फ एक ही जगह का मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया में आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये चीज हमें पता चलता है डोमिसाइल से आपका। डोमिसाइल का मतलब समझ में आया आप लोग को? डोमिसाइल कितना काम का चीज है कि आप कहां से, आपका रूट कहां से है, आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमें डोमिसाइल बताता है। किसी भी इंसान का डोमिसाइल ये बताता है कि उसका रूट कहां से है सर, उसका पूरा फैमिली कहां से है, ये बताता है सर डोमिसाइल। ठीक है, तो डोमिसाइल का यूज किया गया सर आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 ये बोलता है कि वो लोग जो भारत में, वो लोग जो भारत में डोमिसाइल पर्सन है, मतलब जिनके पास भारत में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ये देखो, ये है मेरा कागज, दिस इज माय कागज, मैं डोमिसाइल डोमिसाइल पर्सन हूं इंडिया का, मैं इंडिया का डोमिसाइल पर्सन हूं। ठीक है, आर्टिकल 5 ये बोलता है कि वो लोग जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इंडिया में और वो लोग भारत में ही पैदा हुए हैं, जो भारत के जो इंडिया का जो टेरिटरी है सर, भारत का जो क्षेत्र है वहीं पे जन्म लिया है, और या तो उनके माता या तो उनके पिता भी भारत में जन्म लिए हैं, ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक, या तो माता या तो पिता, दोनों में से कोई भी अगर भारत में जन्म लिया है, या फिर मतलब ऑप्शन है सर या चल रहा है, या तो आपने भारत में जन्म लिया है, या तो आपके पेरेंट्स में से किसी ने भारत में जन्म लिया है, या फिर आप ऑर्डिनरी सिटीजन जैसा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जैसा भारत के टेरिटरी में रह रहे थे संविधान के लागू होने से 5 साल पहले तक, तो सर आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप भारत में मिल जाएगा। सर ये चर्चा हो रहा है 1950 का। 1950 के वक्त क्या हुआ कि भारत का संविधान लागू हुआ और भारत अपना नागरिकता सबको दे रहा था, तो क्या बोला आर्टिकल 5 ये बोलता है कि आर्टिकल 5 डोमिसाइल लोगों के लिए है, जो लोग भारत के हैं, जिनका जन्म भी भारत में हुआ और भारत में ही है, विभाजन होने के बाद भी उनके लिए है आर्टिकल 5, डोमिसाइल पर्सन के लिए है। डोमिसाइल पर्सन क्या होते हैं सर? सर या तो आपका जन्म भारत में हुआ है, या तो आपका जन्म भारत में हुआ है, या तो आपके माता पिता का में से किसी एक इंसान का जन्म भारत में हुआ है, या फिर आप भारत में रह रहे हो, भारत में आप रह रहे हो संविधान के लागू होने से 5 साल पहले से ही, तब आपको भारत में ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये चीज? क्या मैं ये चीज समझा पाया आप लोग को? मतलब सर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नाम था लल्लू, लल्लू 1950 का वक्त, समझ में 1950 का वक्त चल रहा है सर, 1950 का वक्त चल रहा है, लल्लू नाम का एक लड़का है सर, लल्लू नाम का एक लड़का है, ये लल्लू 1950 से 1 साल पहले 1949 में भारत में पैदा होता है, जन्म लेता है, भारत में ये जन्म लेता है। क्या इसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप भारत का मिलेगा? हाँ या ना बोले सर? जी हाँ मिलेगा। किस अनुच्छेद से मिलेगा? किस अनुच्छेद से मिलेगा? किस अनुच्छेद से मिलेगा? आर्टिकल 5। सर मैं हूं यहां पे, आई एम देयर। चलो गुड, नेक्स्ट। सर लालू, लालू जो है इसका जन्म हुआ है कहीं और, कहीं और हुआ इसका जन्म, लेकिन इसके माता पिता का जन्म जो हुआ है, इनका जो मम्मी है या फिर पापा है, पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक इंसान का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन लल्लू का जो जन्म हुआ है वो कहीं और हुआ है। क्या इसको 1950 के वक्त नागरिकता मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। किस अनुच्छेद से मिलेगा? आर्टिकल 5 से मिलेगा। सर वेरी गुड। सर लल्लू जो है वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन जैसा रह रहा था संविधान के लागू होने से 5 साल पहले से भारत में, क्या इसको संविधान के तरफ से नागरिकता मिलेगा भारत का? यस सर मिलेगा। किस अनुच्छेद से मिलेगा? आर्टिकल 5 से मिलेगा। ये बोल रहा है आर्टिकल 5।
उन लोगों के बारे में बात कर रहा है सर जो कि भारत में विभाजन से पहले थे और विभाजन के बाद में भी भारत में रह गए, और जो जिनका जन्म भारत में हुआ था या फिर उनके माता पिता का हुआ था, या फिर वो भारत में विभाजन से विभाजन से नहीं, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस डेट से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं, उनके बारे में आर्टिकल 5 बात करता है। क्लियर है सभी को? आर्टिकल 5 समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसको नहीं समझ में आया, स्वागत है आपका भी, क्योंकि मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। चलो, तो सर ये हो गया आर्टिकल 5 खत्म। नेक्स्ट आर्टिकल 6 किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो सुनना ध्यान से, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब विभाजन हो रहा था तो भारत से लोग पाकिस्तान गए थे क्या? हाँ सर गए थे, जी हाँ गए थे। भारत से लोग पाकिस्तान गए थे। सर पाकिस्तान से लोग भारत आए थे क्या? पाकिस्तान से लोग भारत आए थे क्या? हाँ सर आए थे, ट्रेन भर भर के आए थे, इधर से भी आए थे सर, इधर से भी आए थे। मतलब एक बात समझो कि सर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? इंडिया की तरफ कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब ये विभाजन नहीं हुआ था, जब ये विभाजन नहीं हुआ था, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र, जब विभाजन नहीं हुआ था तो ये जो पूरा क्षेत्र है सर, ये पूरा क्षेत्र किसका हुआ करता था? कौन सा कंट्री हुआ करता सर ये, जब विभाजन नहीं हुआ था? सर ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था इंडिया। तब एक बात बताइए, जो इंसान यहाँ पे रह रहा है, जो इंसान यहाँ पे रह रहा है, उसको क्या पता कि एक दिन आएगा रेड क्लिफ और काट देगा इधर से ऐसे? इसका तो कोई गलती नहीं है। इसीलिए सर ये लोग माइग्रेट कर गए भारत की तरफ। अब भारत सरकार या फिर जो संविधान गठन करने का जो कमिटी था, उनके ऊपर एक प्रेशर था कि सर ये जो माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं भारत में, इनको कैसे नागरिकता दिया जाए। अनुच्छेद 6 उसी बारे में बात करता है। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में बात करता है जो लोग इंडिया में माइग्रेट करके आए, जो लोग पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट करके आए, उनके बारे में आर्टिकल 6 बात करता है। क्लियर है? आर्टिकल 6 मतलब मैं समरी, पहले समरी बता दे रहा हूं, उसके बाद डीप में बताऊंगा। क्लियर है? आर्टिकल 6 समझ में आया? आर्टिकल 6 क्या बोल रहा है सर? आर्टिकल 6 सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि जो लोग भारत में आए हैं सर माइग्रेट करके, उनको कैसे संविधान की तरफ से सिटीजनशिप, नागरिकता दिया जाए, ये अनुच्छेद 6 बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा डीप में। तो सर आर्टिकल 6 ये बोल रहा है कि वो लोग, आर्टिकल 6 वो लोग ये बोल रहा है कि वो लोग जो कि भारत में माइग्रेट करके आ गए हैं, जो कि भारत में माइग्रेट करके आ गए हैं 19/7/1945 से पहले, वो लोग जो कि भारत में माइग्रेट करके आ गए हैं वेस्ट पाकिस्तान से या फिर ईस्ट पाकिस्तान से 19/7/1948 से पहले, 1948 से पहले, सर उनको भारत में ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा। उनको भारत में ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये क्या कह दिए आप? कुछ नहीं समझ में आया? सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट सर लालू, लल्लू को बुलाते हैं हम लोग, लल्लू को। सर लल्लू रहता था यहाँ पे, यहाँ पर रेड क्लिफ, रेड क्लिफ आया, काट दिया सर, खत्म कर दिया, पूरा रिश्ता नाता खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान में रहता था लल्लू। अब लल्लू को ये समझ में आया कि नहीं विभाजन हो गया है, अब मुझे जाना है भारत। भारत वो आ गया माइग्रेट करके, और लल्लू जो है वो भारत आया है 19/7/1948 से पहले। तो इसको सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर सबसे पहला चीज, ये माइग्रेट करके आया है। तो माइग्रेट जैसे ही माइंड में आपका आया कि कोई भी इंसान जो माइग्रेट करके आया भारत में 1950 से, मतलब जब संविधान लागू हो गया उस वक्त तक, उसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा? तो सर आर्टिकल 6 बोलता है, इसके आर्टिकल 6 इसके बारे में बात करता है। सबसे पहला चीज ये समझना है आपको। नेक्स्ट सर ये किस डेट को आया? 1948 को आया। क्या इसको सिटीजनशिप मिलेगा? तो अनुच्छेद 6 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान जो कि 19/7/1948 से पहले भारत में आया है उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा। और लल्लू भी सर 19/7/1948 के पहले भारत आया, क्या इसको सिटीजनशिप मिलेगा? जी हाँ मिलेगा।
क्या आधा अधूरा आर्टिकल 6 समझ में आया? एक कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया सर हमारे संविधान में, एक कट ऑफ डेट डिसाइड किया कि इस डेट से पहले अगर भारत कोई आया है माइग्रेट करके, देन ही विल गेट द ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, he will achieve the automatic citizenship of India. India will provide the automatic citizenship to that person. Clear? सर लेकिन लल्लू की गर्लफ्रेंड लल्ली वहीं पे रह गया, बेचारी वहीं पे फंस गई। और ये मैडम मतलब होता है ना, लड़के लोग थोड़ा ज्यादा सोचती है, जाए या ना जाए, लल्लू लल्लू मेरा ख्याल रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, जाए कि ना जाए। ठीक है, तो सर लल्ली लल्ली को होश आया 1948 के बाद। ठीक है, उसको होश आता है उसके बाद, और उस वक्त उसको फील होता है कि नहीं, हमको भारत माइग्रेट करके जाना है लल्लू के पास। अब ये भारत आती है, ये भारत आती है, लेकिन ये आती है 1948 के बाद, मतलब इस डेट के बाद आती है, तो क्या इसको सिटीजनशिप मिलेगा? आप बताओ, मिलेगा? तो सर अभी जो बात किए हैं कैसे मिलेगा? सर अभी तक जो नॉलेज है आप लोगों के पास, अभी जो नॉलेज है आप लोगों के पास, उस बेसिस में अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोगों के पास जो भी नॉलेज है अभी आपको उसको भूल जाइए, जो जितना मैंने बताया है उसके तहत तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 6 में ये बोला था कि सर एक कट ऑफ डेट है 1948, उस दिन से पहले अगर कोई भारत आ जाता है उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन ये जो डेट है सर, ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के बाद ये आई है, मतलब ऑटोमेटिक सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, उसको पूरा करने से इसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। सर क्या प्रोसेस है, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये भारत आया ना, ये सॉरी भारत आई ना, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सर ये महिला भारत आई हैं, इनको सबसे पहले एक ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्री करना पड़ेगा। कौन सा ऑफिस सर? तो जो भी बंदा माइग्रेट करके आता है ना, उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रखा जाता है। तो रेफ्यूजी कैंप्स में जो भी अथॉरिटी होगा, जो भी वहाँ पे अथॉरिटी होगा, जो भी वहाँ पे फॉर्म वगैरह मिलता है सर, उस फॉर्म में को भरना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा कि देखो हम पाकिस्तान से भग के आए, यहाँ पे भारत में आए। ठीक है, तो अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर रजिस्ट्री कर लिए, फिर क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट उसको भारत में रहना पड़ेगा एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन। लल्ली को भारत में एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन रहना पड़ेगा, आम नागरिक की तरह, आम आम इंसान की तरह रहना पड़ेगा। सर लल्ली अगर बीच में कोई क्राइम वगैरह कर दी, मर्डर वर्डर कर दी, चोरी चमारी कर दी, उसको उसका घर में घुस के कुछ कर दी, किसी को लेके भाग गई, इसके ऊपर पुलिस केस हो गया, भाड़ में जाओ, कोई सिटीजनशिप नहीं मिलने वाला तुम्हें। एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, आम नागरिक, कोई टेररिस्ट नहीं हो आप, आम नागरिक की तरह आपको रहना है। सर कितने दिन तक रहना है? 6 महीने तक। इनको रेफ्यूजी कैंप्स में ही 6 महीने तक रहना पड़ेगा सर, एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन। एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन इनको 6 महीने तक रहना पड़ेगा। और जब ये 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो वही अथॉरिटी जो कि डिसाइड कर रहा है सिटीजनशिप के बारे में, वो इनको सिटीजनशिप दे सकता है, वो इसको सिटीजनशिप दे देगा। अगर वो सभी पहलुओं पे खरा उतर जाती है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 क्या बोल रहा है? क्या आपको ये कट ऑफ डेट समझ में आया? क्या आपको ये कट ऑफ डेट समझ में आया? ठीक है सर, क्लियर है भाई साहब? हाँ जी क्लियर है। तो ये था आर्टिकल 6। ठीक है, चलो सर अब आते हैं आर्टिकल 6 के वक्त। मैंने बोला ना लड़कियों का मन चंचल होता है, लड़कियों का मन चंचल होता है। अब क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों हमारे कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं? बदनाम नहीं कर रहा हूँ सर, फैक्ट बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लल्ली लल्ली रहती थी, लेट इट बी। नेक्स्ट दूसरा केस बता रहा हूँ सर, ये दूसरी लड़की है। चलो लल्ली को हटा के, हम लोग लल्ली को हटा के दूसरा केस देखते हैं। क्या केस देख रहे हैं, सुनना ध्यान से। कोई दूसरा नाम बताना, कोई दूसरा सुंदर सा नाम बताना जिसको हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जुगनू, मजनू, मुन्नी मतलब
हमारे बॉलीवुड का गाना इतना अच्छा अच्छा बना दिया है कि किसी का नाम सुनो तो मतलब अलग इमेज बनता है, थैंक्स टू बॉलीवुड। तो सर एक लड़की थी, वाओ जहरीली, सुनना ध्यान से सर। लल्ली जो है वो भारत में ही रहती थी, लल्ली जो है वो भारत में ही रहती थी। अब इसका मन क्या हुआ कि नहीं, मुझे भारत में अच्छा नहीं लग रहा, सर विभाजन का वक्त है 1947, मुझे भारत में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जाना चाहिए, मुझे भारत में, मुझे मेरे मेरे को भारत में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाई साहब, मैं जाऊंगी पाकिस्तान। और ये माइग्रेट करके पाकिस्तान चली गई। मतलब पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, तो भारत से भी तो लोग पाकिस्तान गए होंगे, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो आप? लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे सर, और पाकिस्तान से भी लोग भारत आएंगे। तो लल्ली उनमें से थी, ठीक है। लल्ली जो थी, नहीं नहीं, वो वाला स्टोरी खत्म हो गया, अब नया स्टोरी है। वो लल्लू को के पास आ गई थी, वो स्टोरी वहीं पे खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, सुनना ध्यान से। लल्ली बोल रही है कि मैं जाऊंगी वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान। और लल्ली पहुंच भी गई वेस्ट पाकिस्तान, और लल्लू बेचारा यहीं पे वेट करता रह गया, यार क्यों छोड़ के चली गई आप, क्यों छोड़ के चली गई, ठीक है, लल्ली चली गई, ठीक है। अब लल्ली चली तो गई सर वेस्ट पाकिस्तान। अब कुछ दिन, एक दो महीना वहां पे रही, देखती गरी साला, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है सही में, पाकिस्तान सच में पाकिस्तान है, एकदम अच्छा नहीं है, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है वहां पे, सब कुछ फालतू जैसा है, कोई विमेंस का रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई विमेन का रिस्पेक्ट नहीं करता सर, कोई कोई प्रशासन, कोई प्रणाली अच्छे से काम नहीं करता, सब वहां पे टेररिस्ट हीरो हैं, टेररिस्ट भगवान है, कोई कोई काम का ही नहीं है, कोई भी कोई सिस्टम काम का नहीं है। तो सर लल्ली को पाकिस्तान जो है वो पसंद ही नहीं आया। अब लल्ली का मन चंचल है, अब लल्ली बोल रही है कि सर मुझे फिर से इंडिया आना है, मुझे फिर से वापस आना है इंडिया। तो ऐसा भी केस देखा गया, ऐसा भी केस देखा गया कि जब विभाजन चल रहा था सर, उस वक्त भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में रहे कुछ दिन, या फिर कुछ दिन रहे मतलब एक दो सप्ताह रहे, उनको लगा कि नहीं पाकिस्तान में रहने का फायदा नहीं है, वो फिर से भारत आए, और फिर से भारत आके बोलते हैं कि हमको भारत का सिटीजनशिप चाहिए, हमको भारत में ही रहना है। मतलब ये ट्रायल मार के आए थे, वो होता है ना कि शादी करने से पहले हम लोग लिव इन में रहेंगे, क्यों, ट्रायल करना है कि रह पाते हैं कि नहीं हम लोग, ठीक है। तो ये लोग ट्रायल कर किया था, ठीक है, ये लोग ट्रायल किया था। अब बताओ, क्या इनके बारे में हमारे संविधान में कोई अनुच्छेद है जिससे इनको सिटीजनशिप मिला? जी हाँ मिला, अनुच्छेद 7 इसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 7 इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 7 किस चीज के बारे में बात करता है सर? आर्टिकल 7 टॉक्स अबाउट रिवर्स माइग्रेशन। देयर इज नो वर्ड लाइक रिवर्स माइग्रेशन, मतलब ऐसा कोई रिवर्स माइग्रेशन जैसा कोई वर्ड नहीं है वो कैब में। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो समझ पाओगे, करे लल्लू तो मास्टर है, ऐसा ऐसा बात वर्ड्स बोल रहा है, ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है सर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, बस रेफरेंस को समझाने के लिए। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या सर? कुछ लोग ऐसे थे जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान में उनका मन नहीं लगा, और फिर से वो भारत आ गए, फिर से वो लोग भारत आ गए। अब उन लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं, जो लोग फिर से पाकिस्तान से घूम घाम के वापस आ गए इंडिया, क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सर इसके बारे में भी अनुच्छेद 7 में बात किया गया, अनुच्छेद 7 में इनके बारे में बात किया गया। सर क्या बात किया गया, सुनना ध्यान से। गिव मी 1 मिनट। जी हाँ सुनिएगा। तो सर आर्टिकल 7 में इसके बारे में बात किया गया है, रिवर्स माइग्रेशन के बारे में, ठीक है। क्या आर्टिकल 7 बोल रहा है, ये हम लोग अब कंप्लीटली पढ़ने का कोशिश करेंगे। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी गो टू आर्टिकल 7। तो ये है आर्टिकल 7, बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, नहीं पढ़ेंगे हम लोग ऐसा कुछ भी, हम लोग डायरेक्टली अपना कॉज पाएंगे। सुनना ध्यान से, आर्टिकल 7 क्या बोलता है। आर्टिकल 7, अच्छा एक प्रॉब्लम देखना, एक प्रॉब्लम, सब आर्टिकल 7 बताने से पहले एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आप लोग को, सुनना ध्यान से। मैंने बोला इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, सर जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए उनका घर तो यहाँ पे खाली है, उनका घर तो खाली है, मतलब जो माइग्रेट कर गए भारत से पाकिस्तान, उनका तो घर खाली हो गया ना। नेक्स्ट, लोगों ने, मतलब जो सरकार थी, उन्होंने एक लिस्ट बनाया कि कौन कौन लोग माइग्रेट कर गए, उनका घर कहाँ कहाँ था,
तो ये सर घर खाली है, ये घर को क्या काम आएगा सर? सर जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आ रहे हैं उनको इन घरों में रखा जाएगा, उनको ये घर अलॉट किया जाएगा सरकार की तरफ से। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, मतलब सर जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे उनके घर, तो जो घर थे वो तो अलॉट हो गए, जो जमीन था उनका वो किसी और को अलॉट हो जाएगा, किसी और को अलॉट हो जाएगा जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आया है। ठीक है, नेक्स्ट सर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों के बारे में मैंने बताया कि भारत से पाकिस्तान गया घर और खाली करके, और पाकिस्तान में उसको मन नहीं लगा, फिर से वो भारत आ गया, और फिर से आके क्लेम करता करे ये वाला घरवा तो मेरा है, लेकिन सरकार ने क्या किया, ये वाला घर जो है वो किसी और को दे दिया, बबलू नाम का लड़का को, किसी और को अलॉट कर दिया। अब बोलो मार होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा सर? आपको समझ में आ रहा है? वो आदमी आके क्लेम करेगा, अरे ये तो मेरा घर था, सरकार से मार करेगा, वो दंगा करेगा। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आप लोग को? ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? मतलब सर रिवर्स माइग्रेशन का एक कंसिक्वेंस क्या है कि जो जगह वो छोड़ के गए थे वो जगह फिर से आके वो क्लेम करेंगे, वो फिर से आके क्लेम करेंगे, और सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने एक योजना बनाया और ये बोला कि देखो जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में उनका मन नहीं लगा और वो फिर से भारत आना चाहते हैं, तो एक के बार में सब कोई नहीं आएगा वापस, सब कोई बस में लोड होके एक के बाद ट्रेन में सब आ गया, ऐसा नहीं होगा सर। हम लोग एक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, परमिट सिस्टम, हम लोग परमिट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सर परमिट सिस्टम क्या होता है? कुछ नहीं, चलान, जैसे हम लोग कोविड में जाते थे, सर हमको बाहर जाना है, चलान बना के गाड़ी का चलान लेके जा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही चलान सिस्टम स्टार्ट किया, परमिट सिस्टम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। क्यों स्टार्ट किया सर? इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम किया जा सके। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था, ये परमिट सिस्टम स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल 7 क्या बोलता है ये सुनना, सिंपल वर्ड में बताऊंगा। आर्टिकल 7 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 7 में ये लिखा हुआ है कि वो लोग जो भारत से माइग्रेट कर गए हैं, वो लोग जो भारत से माइग्रेट कर गए हैं पाकिस्तान की तरफ, जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं आफ्टर, जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं वो लोग अब भारत के नागरिक नहीं है, दे आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ये बात समझ में आता है आप लोग को? आर्टिकल 7 में ये चीज बोला गया। सबसे पहला चीज, वो लोग जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं 1 मार्च 1947 के बाद, आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद, वो हर लोग जो कि भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए वो अब भारत के नागरिक नहीं है। ये आर्टिकल 7 ने साफ कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी उस चीज के बारे में चर्चा किया होगा कि 1 मार्च 1947 से जो माइग्रेट करके पाकिस्तान चला गया, दे डीम्ड, देखो, पाकिस्तान शेल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया, माइग्रेट कर गया सर, वो अब भारत का सिटीजन नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन सर लल्ली का क्या होगा? लल्ली तो बोल रही है, लल्ली तो बोल रही है कि मैं चली गई, गलती हो गया मेरे से, मुझे प्लीज वापस बुला लो। तो हमारे सरकार ने उसके, हमारा जो संविधान समिति था उसके ऊपर भी चर्चा किया। क्या चर्चा किया? तो ये बोला कि देखो अभी तो तुम्हारे पास सिटीजनशिप नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम स्वेच्छा से भारत छोड़ के पाकिस्तान गया था। लेकिन सर प्लीज हम आ ना गए वापस, हम वापस आ गए ना, प्लीज मुझे दिलवा दो, प्लीज दिलवा दो। अच्छा ऐसा है, तो क्या किया जाए? ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या किया जाए? तो सर इनका सेम किया जाएगा इनके तरीके से, सेम किया जाएगा इनके तरीके से। कहाँ गया? इनके तरीके से। ये जो सेम रूल था, कैसा रूल बनाया गया था? आर्टिकल 6 के जैसा सेम किया जाएगा। क्या किया जाएगा सर? वो लोग जो पाकिस्तान से वापस, जिनका माथा ठीक हो गया, माथा ठीक हो गया और वो पाकिस्तान से भारत आ गए, कब? 1948 से पहले अगर भारत आ गए तो इनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। आना होगा परमिट सिस्टम, चलान लेके आना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेके आना पड़ेगा, तभी आप आ सकता है। आप एकदम झुंड में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो लोग जो 1948 के पहले भारत आ गए उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन वो लोग जो 1948 के बाद आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा सर? सेम चीज जो आर्टिकल 6 में था सर, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को रेफ्यूजी कैंप में, 6 महीना रहना पड़ेगा एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उसके बाद जो अथॉरिटी है, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगी सिटीजनशिप इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्लियर है? उनके बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगा। क्या आपको आर्टिकल 7 समझ में आया?
आर्टिकल 7 सिंपल सा, मैं और इसको क्लैरिफाई करता हूं आप लोगों के लिए। आर्टिकल 7 सिंपल सी बात बोलता है। आर्टिकल 7 ये बोलता है कि सर वो लोग जो कि 1 मार्च वो लोग जो कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़ के पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, वो भारत के नागरिक नहीं है। लेकिन सर पाकिस्तान जाने के बाद उन लोग का मन पाकिस्तान में नहीं लगा, उनको मन लगा ही नहीं पाकिस्तान में, वो बोले कि नहीं हमको वापस बुलाओ। तो सर उनको परमिट लेके भारत वापस आना पड़ेगा। और वो लोग जो भारत वापस आ गए 1948 के पहले पहले सर, तो सर उनको तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन वो लोग जो कि 1948 के बाद आ रहे हैं भारत आफ्टर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने सबसे पहले तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को रेफ्यूजी कैंप की जो अथॉरिटी है वहां पे, और 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, और उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगा। क्लियर है भाई साहब सभी को? सेम है सर, सेम है आर्टिकल 6 से। आई मीन अगर आप देखो तो आर्टिकल 6 से रिजम्बलेंस आपको दिखेगा। क्लियर है सभी को? हाँ या ना बोलो भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ सर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, सुनिएगा ध्यान से। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं सिंपल वर्ड में कि आर्टिकल 5 जो है ये डोमिसाइल पर्सन के लिए बात करता है। अगर शॉर्टकट में याद किया जाए तो डोमिसाइल पर्सन के लिए बात करता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर शॉर्टकट में याद किया जाए तो। नहीं सर, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है, तो सर माइग्रेशन के बारे में बात करता है। वो लोग जो माइग्रेट करके भारत आए हैं उनके बारे में बात करता है। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नेक्स्ट, आर्टिकल 7 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 7 टॉक्स अबाउट रिवर्स माइग्रेशन। वो लोग जो कि भारत छोड़ के गए थे लेकिन उनका मन नहीं लगा, तेरे बिना दिल नहीं लगना सोनिए, ठीक है, मन नहीं लगा उनका, वो भारत फिर से वापस आ गए, ठीक है, वापस आ गए, रिवर्स माइग्रेशन हो गया। उनके बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 7 बात करता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को? इधर क्लियर? चलो जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। गुड। नेक्स्ट, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। वक्त है सर जब हमारा संविधान लागू हो रहा था 1950। लल्लू नाम का एक लड़का था जो कि भारत में जन्म हुआ है, ठीक है, भारत में जन्म हुआ है इसका, ये भारत में इसके माता पिता सबका जन्म हुआ है सर, ये भी भारत में ही था सर, ब्रिटिश इंडिया में ही था, इससे पहले इनका जन्म सब कुछ हुआ है। लेकिन ये क्या था ना, 1950 से थोड़ा 1-2 साल पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, कुछ साल पहले ये फॉरेन चला गया था काम करने, लेट इट बी यूएसए चला गया था। कहाँ गया? लेट इट बी यूएसए चला गया था काम करने, लेट इट बी यूएसए चला गया था काम करने। लेकिन उसी वक्त हमारा भारत का संविधान पारित होता है, हमारा देश का विभाजन होता है और भारत एक अलग देश बनाया जाता है सर, एक सेपरेट कंट्री बनाया जाता है भारत। तो इस बंदे को भारत का सिटीजनशिप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करना है हमें। आपको सिनेरियो समझ में आया? फिर से समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। सर एक लड़का है लल्लू बोल के, एक लड़का है लल्लू बोल के, वो लड़का भारत ब्रिटिश इंडिया में रहा, ब्रिटिश इंडिया में उसका जन्म हुआ है, वो ब्रिटिश इंडिया में उसका जन्म हुआ है, सब कुछ उसका ब्रिटिश इंडिया में ही हुआ है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो चला गया काम करने यूएसए। वो उसने यूएसए का सिटीजनशिप नहीं लिया है, वो बस काम करने गया वहां पे, वो वहां पे बस काम करने गया सर, या फिर कोई पर्पज से गया, वहां वहां का कोई भी फॉरेन किसी भी देश का सिटीजनशिप नागरिकता उसने नहीं लिया है सर, ठीक है। तो जब वो गया था सर तब ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। लेकिन जब वो वहां पे काम कर रहा है तो देख रहा है अचानक से 1947 में सर विभाजन हो गया, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। अब ये लल्लू परेशान है, अरे भाई मेरे को सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका दर्द को निवारण किया हमारे संविधान सभा ने, ठीक है। इसके बारे में भी बात किया गया, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है इनके बारे में भी उन्होंने हमारे संविधान में एक आर्टिकल बनाया। आर्टिकल बनाया सर अनुच्छेद 8। आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट दो सिटीजन्स हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो कि भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, जो कि भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है। बट अनुच्छेद 5 का भी उनका पालन हो रहा है, मतलब उनका जन्म हुआ है सर भारत में, या फिर उनके माता पिता का भी जन्म हुआ है भारत में, ठीक है, मतलब वो डोमिसाइल पर्सन है, लेकिन वो फिलहाल रेजाइडिंग कर रहे हैं सर भारत से बाहर,
भारत से बाहर, ठीक है, तो उनको कैसे नागरिकता दिया जाए, ये आर्टिकल 8 बात करता है। तो इनको कैसे नागरिकता मिलेगा सर, तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले लल्लू जो है सर, लल्लू जो है, लल्लू जो है, आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 8 में ये लिखा हुआ है कि हर वो लोग जो कि भारत का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, हर वो लोग जो कि भारत का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है, और उनका या तो उनका जन्म, या तो उनका जन्म, या तो उनके पेरेंट्स में से किसी का जन्म, या तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ है विभाजन से पहले या फिर विभाजन के वक्त, ठीक है, वो इंसान, उस इंसान को ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। उस इंसान को ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब कौन इस चीज के लिए एलिजिबल होगा, तो सबसे पहले तो सर एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि आपका जन्म हुआ है कि नहीं भारत में। सर चलो आपका जन्म नहीं हुआ है, आपके माता पिता में से किसी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, चलो आपका माता पिता में से नहीं हुआ है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म हुआ है, ये चीज देखा जाएगा, ठीक है। और जिनका भी ऐसा होता है ना सर, जिनका भी जन्म भारत में हो रहा है या फिर उनके माता पिता का जन्म हो रहा है भारत में या फिर उनके दादा दादी का जन्म हो रहा है भारत में, उनको हम लोग रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का टैग दे ही देते हैं, या फिर पर्सन विद इंडियन ओरिजिन का टैग दे देते हैं सर, वो तो बाद में आएगा पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप समझो अभी, वो भारत का ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है सर, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर लल्लू को अगर सिटीजनशिप चाहिए भारत का, तो सबसे पहले तो उसको ऑर्डिनरी सिटीजन होना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना पड़ेगा सर इंडिया का। नेक्स्ट, लल्लू अब किसी भी देश में बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल लल्लू गया था ना यूएसए गया था, तो जब भारत का विभाजन हो रहा है या फिर जब भारत का संविधान फ्रेम हो रहा है, तो लल्लू को एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा सर, भारत का कोई ना कोई ऑफिसर, कोई ना कोई डिप्लोमेट यूएसए में भी होगा, यूएसए में भी भारत का इंडियन एम्बेसी होगा सर। लल्लू को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस इंडियन एम्बेसी में जहां पे वो रह रहा है, उस इंडियन एम्बेसी में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा जिस फॉरेन लैंड पे वो रह रहा है, और एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन के बाद उसे भारत का नागरिकता मिल जाएगा। मतलब सर लल्लू का जो दर्द था वो खत्म हो गया। क्लियर है सभी को, क्या हुआ समझ में आया? अपने आप को समझ के देखो, अपने आप को समझ के देखो कि आप ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए, लेकिन आप चले गए काम करने कहीं बाहर, ठीक है, आपने उस कंट्री का सिटीजनशिप नहीं लिया, जब आप गए थे तब आप भारत कहला रहा था कि हाँ मैं भारत से हूं, लेकिन अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपके दिमाग में टेंशन, अरे भाई मेरे को सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर आर्टिकल 8 में ये बोला गया कि वो लोग जो कि भारत का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है लेकिन फिलहाल भारत में नहीं रह रहे हैं, वो कहीं फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को सिटीजनशिप कैसा मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो जाएं उस कंट्री में, भारत का एम्बेसी होगा, भारत का डिप्लोमेट होंगे, उस ऑफिस में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा, ये आर्टिकल 8 में कहता है। क्लियर है सभी को, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 8 इज डन, आर्टिकल 8 इज डन। और हाँ, ये सब कोई लिखने मत बैठ जाना, मतलब मैं दिखाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा अच्छा लिख लेते हैं लिख लेते हैं, हर चीज आपको मिलेगा सर, अवेलेबल है हर चीज, और ज्यादा पढ़ना है तो एक बुक है, वो बुक खरीद लो आप लोग, आर्टिकल का मतलब लाइन टू लाइन पढ़ते रहना। क्या नाम, क्या कहते हैं उसको, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, ठीक है, बेयर एक्ट की किताब आती है सर, पूरा संविधान लिखा हुआ है, डिट्टो जैसा संविधान है, पूरा लिखा हुआ है बेयर एक्ट की किताब में, तो ये सब लिखने मत बैठे, टाइम टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 8 हो गया सर, अनुच्छेद 9 पढ़ेंगे अब आप लोग। आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है, सर नो क्यों बोल रहे हैं, आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 ये बोलता है नो डुअल सिटीजनशिप, नो डुअल सिटीजनशिप मतलब सर भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में एकल नागरिकता है। क्या कहते हैं इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल सर लल्लू के पास भारत का सिटीजनशिप है, लल्लू के पास भारत का सिटीजनशिप है, लेकिन ये गया यूएसए काम करने और यूएसए का भी सिटीजनशिप ले लिया, तो क्या ये बंदा ऐसा कर सकता है? सर नहीं कर सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा अनुच्छेद 9 बोल रहा है। अनुच्छेद 9 ये बोलता है, आर्टिकल 9 ये बोलता है कि भैया आपके पास सिर्फ एक ही नागरिकता होगा, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, अगर आप किसी और देश का नागरिकता ले रहे हैं उसी वक्त आपका नागरिकता भारत का खत्म हो जाएगा। जिस वक्त आप किसी दूसरे देश का नागरिकता एक्सेप्ट करेंगे उस वक्त से ही आपका भारत का नागरिकता
गेलो गेलो, ठीक है, खत्म हो जाएगा सर, तुरंत खत्म हो जाएगा। मतलब सर भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ये अनुच्छेद नो बोल रहा है, नो। तो आप लोग नो से याद रख सकते हैं, आर्टिकल 9 से याद रख सकते हैं, आर्टिकल 9 से याद रख सकते हैं नो डुअल सिटीजनशिप, नो नो नो। नो को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, नो, मतलब 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं, नो 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 से याद रखिएगा, नो डुअल सिटीजनशिप। भारत में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप चलेगा सर, एकल नागरिकता चलेगा। क्लियर है भाई साहब, एकल नागरिकता चलेगा, आर्टिकल 9 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। दैट person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not be a citizen. No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any other foreign state. अगर वो वॉलेंटरली अपने मन से अपने इच्छा पूर्वक अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता ले रहा है तो सर उसी वक्त से आपका भारत का सिटीजनशिप ले लो, ठीक है, खत्म हो जाएगा। ओके, तो आर्टिकल 9 ये बोलता है नो डुअल सिटीजनशिप, नो डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता भारत में एक्सेप्टेबल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 9 समझ में आया, चिंदी चिंदी है सर, कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 समझना, आर्टिकल 10 समझना, आर्टिकल 10 सिंपल सी बात समझो, एक 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 सिनेरियो देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल यह लल्लू, लल्लू पढ़ाई में बहुत तेज था, ये अपने स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाता था, बहुत अच्छा हुआ करता था पढ़ाई में, ठीक है, स्कूल लाइफ तक बहुत अच्छा था, अच्छे ग्रेड्स लाता था, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ने में था, ठीक है। उस वक्त इसके पापा, ठीक है, इसके पापा का नाम क्या रखे हम लोग, बताओ जरा, अच्छा सा नाम बताओ जल्दी से, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाएं यार आप लोग, इसका एक नाम बताएं जल्दी से। लल्लन, और कोई, कल्लू, या कल्लू, कल्लू, वेरी गुड, वेरी गुड, कल्लू। इसके पापा कल्लू, कल्लू, लल्लू के पापा कल्लू, लल्लू के पापा जो है उनका नाम है कल्लू, ठीक है। वो कल्लू जो है, कल्लू जो है अपने बेटे लल्लू से बहुत खुश रहते थे, क्यों, क्योंकि लल्लू जो था वो टॉपर था, लल्लू जो था वो टॉपर था स्कूल में, अपने स्कूल में पूरा टॉपर था, पूरा टॉप करता था, और इसी वजह से लल्लू पूरा जाना जाता था, पूरा पूरा अपने आसपास हर जगह का जाना जाता, अरे देखो ये कल्लू जी का बेटा है, देखो ये कल्लू जी का बेटा है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लल्लू कॉलेज पहुंचा, जैसे ही लल्लू कॉलेज पहुंचा, ये एकदम भोतर हो गया, एकदम भोतर, कोई कोई इसके दिमाग में कुछ नहीं आने लगा, एकदम पागल हो गया, एकदम कुछ पढ़ने लिखने से एकदम दूर हो गया। अब एक बात बताओ, जब ये टॉपर था उस वक्त ये कल्लू का बेटा कहलाता था कि नहीं कहलाता था, हाँ सर कहलाता था। जब ये भोतर हो गया उस वक्त भी ये कल्लू का बेटा ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताना जरा आप लोग, हाँ सर कहलाएगा। जब ये टॉपर था तब भी कल्लू का बेटा कहलाता था, और जब ये भोतर हो गया तब भी कल्लू का बेटा कहलाएगा। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, प्लीज क्लास में ध्यान दे, मतलब ठीक है, थोड़ा मजाक मस्ती से लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी। नेक्स्ट सर, कॉलेज में इन्हें किसी से प्रेम हो गया, नेक्स्ट इन्होंने क्या डिसाइड किया, कॉलेज खत्म होते ही मैं भाग के शादी करूंगा, ये भाग के शादी कर लिया, ये उस लड़की के साथ भाग के शादी कर लिया, और भाग के शादी करने के बाद वापस घर आया। उस वक्त भी लल्लू जो है वो किनका बेटा कहलाएगा, उस वक्त भी लल्लू किसका बेटा कहलाएगा, सर कल्लू का बेटा कहलाएगा। नेक्स्ट सर, लल्लू फिर क्या हुआ, लल्लू क्या हुआ, लल्लू फिर एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो लड़की जो उसके लाइफ में आई थी उसको पूरा सुधार देती है, पूरा उसके लाइफ को एकदम बेटर कर देती है, ठीक है। जब वो लल्लू फिर से एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उस वक्त भी ये किसका बेटा कहलाएगा, सर कल्लू का बेटा कहलाएगा। नेक्स्ट, फिर लल्लू बहुत एजेड हो जाता है और लास्ट में लल्लू का डेथ हो जाता है, और डेथ में जब डेथ होता है सर तो नाम वगैरह पूछा जाता है कि पापा का नाम तुम्हारा क्या था, तो उस वक्त लल्लू का पापा का नाम क्या होगा, सर कल्लू होगा। मतलब एक चीज समझो, इसका जो बाप का नाम है ना, इसका जो बाप है वो सेम ही रहेगा हमेशा। अ फादर ऑफ अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ फादर, अ फादर ऑफ अ पर्सन इज अ डीम्ड टू बी अ फादर।
एक बार जो जिसका बाप है वो जीवन भर उसका बाप रहेगा सर। कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है सर। हमारे सिटीजनशिप के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर भारत का नागरिकता अगर आपको एक बार मिल गया, अगर किसी भी इंडियन, किसी भी सिटीजन को, किसी भी बंदे को अगर भारत का सिटीजनशिप मिल गया, देन दैट पर्सन इज नोन टू बी अ, देन दैट पर्सन इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन, जब तक कि वो कोई भी लॉ का वॉयलेट नहीं करता है, जब तक वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके ऊपर संसद ने कोई कानून बनाया है कि ऐसा करने पे उसका नागरिकता छीना जाएगा, या फिर कुछ ऐसा काम जो जो कि सही नहीं है हमारे देश के लिए, जब तक वो ऐसा कुछ काम नहीं करता है तब तक वो सिटीजन ही रहेगा। अ पर्सन हु एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल डीम टू बी अ सिटीजन। जो एक बंदा जो कि भारत का नागरिक बन गया वो हमेशा भारत का नागरिक ही रहेगा, तब तक जब तक वो कोई ऐसे प्रावधानों का प्रावधानों या फिर कोई भी नागरिकता का कानून जिसके खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ कुछ करता नहीं है, उन कानूनों को तोड़ता नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी, समझ में आया। मतलब आर्टिकल 10 ये बोलता है डीम टू बी अ सिटीजन, डीम टू बी अ सिटीजन। मतलब सोचो, आप अपने आप को देख के सोचो कि आपका जन्म हुआ भारत में, लेट इट बी कि आपका जन्म हुआ 1995 में भारत में, और आपको बोला जा रहा है कि देखो भारत में तुम्हारा 1995 में जन्म हुआ है ना, आज है 2023 और अब तुमको अपना नागरिकता को रिवाइज करना पड़ेगा सर, इसको रिन्यू करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करना पड़ता है सर, इसको रिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान है क्या हमारे संविधान में? नहीं सर, এটা চলবে না सर। क्यों नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा सर, এটা চলবে না। কেন চলবে না? এই জন্য চলবে না क्योंकि 1995 में मैं पैदा हुआ ना यहाँ पे, तो मुझे उस वक्त सिटीजनशिप मिल गया, और एक बार सिटीजनशिप मिल गया ना तो जीवन भर अगर मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं जिससे भारत का कोई अधिनियम या फिर कोई भी कानून ऐसा जो बनाया गया संसद के द्वारा वो भंग ना हो, आई मीन उसको तोड़ा ना जाए, उसको तोड़ता नहीं हूं मैं अगर, तो तब तक मैं जीवन भर मैं भारत का नागरिक ही बना रहूंगा। कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है कि उसको जाके रिन्यू करवाना पड़ रहा है। जैसे पासपोर्ट बनाते हैं कोई, ठीक है, पासपोर्ट बनाते क्यों कोई कि 10 साल के बाद पासपोर्ट को रिन्यू करना पड़ता है सर, वैसा कोई रिन्यू का ऑप्शन नहीं है। आपको एक बार अगर सिटीजनशिप मिल गया देन यू यू आर डीम्ड टू बी अ सिटीजन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को आर्टिकल 10 क्या हुआ? मेरे मित्रों, मित्रों क्या आपको ये बात समझ में आया? मिट्टी में मिला देंगे। किनका डायलॉग है ये, मिट्टी में मिला देंगे? कोई बता पाएगा? बहुत अभी ट्रेंड कर रहे हैं। अरे चलो ठीक है, ये समझ में आया, आर्टिकल 10 समझ में आया। चलो आर्टिकल 11। हाँ जी, खाना खाने बैठ गए क्या आप लोग? हेलो बाकी लोग। आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 11 साफ वर्ड में ये बोल रहा है कि सर 1950, 26 जनवरी 1950 तक का तो हमने संभाल लिया कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो लोग भारत आए थे उनको कैसे नागरिकता दिया जाए। लेकिन इसके बाद इस डेट के बाद जो भारत में लोग आएंगे उनके बारे में क्या, उनके बारे में कौन कानून बनाएगा? उनके बारे में कानून बनाने का शक्ति किसके पास है? कौन कानून बनाएगा सर? कैसे नागरिकता दिया जाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में? कैसे दिया जाएगा? इसके बारे में चर्चा कौन कर सकता है? किसके पास वो पावर है? तो पार्लियामेंट के पास पावर है, हमारे संसद के पास पावर है कि वो अधिनियम बनाए, कानून बनाए। अनुच्छेद 11 इसी चीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 11 टॉक्स दैट कि आफ्टर 26 जनवरी 1950 what will be the procedure, what will be the law, what kind of procedure should be followed, who will get the citizenship, who will attain the citizenship of India and how they will attain the citizenship of India, ये कौन डिसाइड करेगा? आवर पार्लियामेंट विल डिसाइड इट। हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है, हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है। क्लियर अच्छे बुझते पेरेছো তোমরা? ठीक है, फिर से वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी सुन लें आप। कुछ नहीं बोला मैंने। 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी सिटीजनशिप दिया जा रहा है सर, उसके बारे में तो हमारे संविधान में लिखा गया है।
लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद किस तरीके से नागरिकता दिया जाए, 26 जनवरी 1950 के बाद किस तरीके से नागरिकता दिया जाए लोगों को, भारत में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा नागरिकता देने के लिए, किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब के ऊपर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। बस इतना ही बोल रहा है आर्टिकल 11, बस इतना ही बोल रहा है। चलो समझ गई नहीं तो बहुत है बढ़िया, राउर दिमाग तो बड़ी मस्त चला था। चलो आर्टिकल 5 किसके बारे में बात करता है सर? अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैं बोलूं एकदम सिंपल से, मतलब एकदम गवार जैसा बोलूं, किसके बारे में बात करता है? डोमिसाइल पर्सन के लिए। किसके बारे में बात करता है सर? डोमिसाइल पर्सन के लिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है? माइग्रेशन, वेरी गुड। आर्टिकल 7 किसके बारे में बात करता है? दी रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 8 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 8 किसके बारे में बात करता है सर? वो लोग, वो ऑर्डिनरी सिटीजन हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, सिटीजन हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, जो भारत में रह रहे हैं, भारत के ऑर्डिनरी सिटीजन है लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 किसके बारे में बात कर रहा है? नो, आर्टिकल 9 किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 9 सर, नो डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता ना चलबे। ठीक है तो एसब एखने चलबे ना। ठीक है। आर्टिकल 10 किसके बारे में बात कर रहा है सर? जीवन में एक बार आपको सिटीजनशिप मिल गया तो आप जीवन भर सिटीजनशिप ही रहेगा आपके पास, डीम टू बी ए सिटीजन, डीम टू बी ए सिटीजन। आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11 किसके बारे में बात करता है सर? पार्लियामेंट को पावर देता है कि आज के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून बनाना है वो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 5 से 11। तो क्या क्लास खत्म हो गया? क्या सिटीजनशिप खत्म हो गया? अरे नहीं भाई साहब, आपका जन्म हुआ है 1990 से लेके 2000 तक, आप लोग में से सबका हुआ होगा। ठीक है, तो सर आपको सिटीजनशिप कैसे मिला? आपके बारे में तो बात ही नहीं किया। अरे बाप रे बाप, तो आपके बारे में बात नहीं किया, वही बात हम लोग कल करेंगे, वही बात हम लोग कल करेंगे, वही बात हम लोग कल करेंगे। कैसे कैसे आर्टिकल 5 हो जाएगा? आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए बात, भाई साहब ये उन लोगों के लिए बात कर रहा है, ये उन लोगों के लिए बात कर रहा है जो कि 1950 से पहले का टाइम में भारत में थे, उनके लिए बात कर रहा है भाई साहब। 1950 के बाद कौन कानून बनाएगा? सर पार्लियामेंट कानून बनाएगा, और पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से ही सर आपको आपको ठीक है, आपको मिलेगा सर सब कुछ। ठीक है, चलो देखते हैं सर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। Can you guys tell me which article is related to the citizen or the ordinary residents who are residing outside the India? जो कि भारत से बाहर रह रहा है, उनको किस तरीके से 1950 से पहले सिटीजनशिप दिया जाता है, किस अनुच्छेद का यूज किया जाएगा? वेरी गुड सर, आर्टिकल 8, वेरी गुड, नाइस। चलो नेक्स्ट, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं सर, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं चलती है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? दोहरी नागरिकता भारत में नहीं चलती है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? वेरी गुड सर, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? डोमिसाइल पर्सन को कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा डोमिसाइल पर्सन को? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? वेरी गुड, 5 में लिखा हुआ है, गुड, नाइस। चलो सर, रिवर्स माइग्रेशन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? रिवर्स माइग्रेशन से जो लोग आए हैं उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, वो कौन बात करता है सर? वेरी गुड सर, आर्टिकल 7, धोनी का फेवरेट नंबर, हम लोग का भी फेवरेट नंबर, वेरी गुड। आर्टिकल 7, जुलाई वाले लोग खुश हो जाएं। चलो नेक्स्ट सर, कहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में एक बार जो सिटीजनशिप बन गया, दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन until or unless he does something very 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 unlawful? कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है, वेरी गुड। नेक्स्ट सर, कहाँ लिखा हुआ है माइग्रेशन के बारे में? माइग्रेशन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? माइग्रेशन कि माइग्रेशन करके जो लोग आ रहे हैं भारत में, उनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ये भगवान, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, अनुच्छेद 6 में किया था, लिखा हुआ है, वेरी गुड। चलो सर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को ये पावर दिया जा रहा है कि संविधान में, आई मीन कैसे भारत को में सबको सिटीजनशिप? सर क्वेश्चन मत बोलो, आंसर बताएंगे हम लोग, वेरी गुड। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ते लिखते रहें।
खुद भी खुश रहें, सबको खुश रखें। सो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।